27 साल की कामिनी बेहद परेशान है। परेशानी की वजह है कि कामिनी की तबीयत पिछले एक हफ्ते से ठीक नहीं थी। दरअसल उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। जब डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता चला कि पैर में तो मामूली सी चोट आई हुई है, किंतु अचानक पेट में भी दर्द शुरू होने के कारण उसकी कोख में पल रहे बच्चे की सुरक्षा के लिए उसके पारिवारिक डॉक्टर ने उसे 15 दिन बेड रेस्ट की सलाह दी थी। कामिनी अपनी सास को इन 7 दिनों में हर पल अपनी सेवा करते देख उसके मन में उनके प्रति जो गलत धारणा बनी थी एकाएक कर टूटती जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मनोविज्ञान की छात्रा होने के बाद भी वह अपनी सास को समझने में चूक कैसे गई। कामिनी को 2 वर्ष पहले का वह दिन याद आ गया जब मम्मी जी अपने पति अशोक और बेटी अभिनव के साथ उसे देखने आई थी। सुगठित शरीर के साथ सलीके से बांधी गई कीमती साड़ी, घुंघराले बाल, नेकलेस, लिपस्टिक तथा तरासे नाखूनों में लगी मैचिंग नेल पॉलिश में वे बेहद सुंदर लग रही थी। सच कहे तो वे अभिनव की माँ कम बड़ी बहन ज़्यादा नजर आ रही थी तथा मन में बैठी सास की छवि में वह कहीं फिट नहीं हो पा रही थी। उस समय उसने तो क्या उसके माता पिता ने भी सोचा था कि इस दबंग व्यक्तित्व में कहीं उनकी मासूम बेटी का व्यक्तित्व खो ना जाए, वह उनके घर में खुद को समाहित भी कर पाएगी या नहीं। मन में संशय छा गया था, लेकिन अभिनव की नशीली आंखों में छाए प्यार एवं अपनत्व को देखकर उसका मन सब कुछ सहने को तैयार हो गया था। किंतु उसके माता पिता उच्चाधिकारी थे, किंतु माँ को सादगी पसंद थी। उसने उन्हें कभी भी गहनों से लदा फदा नहीं देखा था। वे साड़ी पहनती तो क्या, सिर्फ लपेट लेती थी। लिपस्टिक और नेल पॉलिश तो उन्होंने कभी लगाई ही नहीं थी। उनके अनुसार उनमें पड़े रसायन त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं। वैसे भी उन्हें अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती थी। पापा को अच्छी तरह से रहने, खाने पीने और घूमने का शौक था। उनकी पैंट शर्ट में तो दूर, रुमाल में भी कोई दाग धब्बा रहने पर वे आसमान सिर पर उठा लेते थे। खाने पीने तथा घूमने का शौक भी माँ के नौकरी करने के कारण पूरा नहीं हो पाया था, क्योंकि जब माँ को ऑफिस से छुट्टी मिलती थी तब पापा को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पाती थी, और जब पापा को छुट्टी मिलती तब माँ को कोई अति आवश्यक काम आ जाता था। उनके घर रिश्तेदारों का आना भी बंद हो गया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि यहाँ आने पर मेहमान की परेशानियाँ बढ़ जाती है तथा उन्हें व्यर्थ की छुट्टी लेनी पड़ती है। अतः वे भी कह देते थे, जब आप लोगों का मिलने का मन हो तब आकर मिल जाइए। माँ का अपने प्रति ढीलापन देखकर पापा टोकते तो वे बड़ी सरलता से उत्तर देती, व्यक्ति कपड़ों से नहीं अपने गुणों से पहचाना जाता है, और यह भी एक सच्चाई है कि आज मैं जो कुछ हूँ अपने गुणों के कारण हूँ। वे एक प्राइवेट संस्थान में पर्सनल मैनेजर थीं। कभी कभी ऑफिस के काम से उन्हें टूर पर भी जाना पड़ता था। घर का काम नौकर के जिम्मे था, वह जो भी बना देता सब वही खा लेते थे। माता पिता का प्यार क्या होता है उसे पता ही नहीं था। जब वे छोटी थी तब बीमार होने पर उसने दोनों में इस बात पर झगड़ा होते भी देखा था कि उसकी देखभाल के लिए कौन छुट्टी लेगा। तब वह खुद को अत्यंत ही उपेक्षित महसूस करती थी। उसे लगता था कि उसकी किसी को ज़रूरत ही नहीं है। माँ अत्यंत ही महत्वाकांक्षी थी। यही कारण था कि दादी के बार बार यह कहने पर कि वंश चलाने के लिए बेटा होना ही चाहिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। उनका कहना था कि आज के युग में लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं रह गया है, बस परवरिश अच्छी तरह से होनी चाहिए। लेकिन वे अच्छी तरह परवरिश भी कहाँ कर पाई थी। जब तक दादी थी तब तक तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन उनके बाद वह नितांत अकेली हो गई थी। स्कूल से लौटने के बाद घर उसे काटने को दौड़ता था। तब उसे एक नहीं अनेक बार ख्याल आया था कि काश उसके साथ खेलने के लिए कोई भाई या बहन होता। कामिनी को आज भी याद है कि हायर सेकेंडरी की परीक्षा से पहले मैडम तथा सभी विद्यार्थियों से पूछ रही थी कि वे जीवन में क्या बनना चाहते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता था तो कोई इंजीनियर, किसी की रुचि वैज्ञानिक बनने की थी तो कोई टीचर बनना चाहता था। जब उसकी बारी आई तो उसने कहा कि वह हाउसवाइफ बनना चाहती है। सभी विद्यार्थी उसके उत्तर पर खूब हंसे थे। तब मैडम ने मुस्कुराते हुए कहा था, हाउसवाइफ के अलावा तुम और क्या बनना चाहोगी? उसने चारों ओर देखते हुए
आत्मविश्वास से कहा था, घर की देखभाल करना एक कला है और मैं वही अपनाना चाहूँगी। उसकी इस इच्छा के पीछे शायद माता पिता का अति व्यस्त रहना रहा था और इसी अति व्यस्तता के कारण वे उसकी ओर समुचित ध्यान नहीं दे पाए थे। और शायद यही कारण था कि वह अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अभिनव की तरफ आकर्षित हुई थी, जो उसकी तरह कॉलेज में बैडमिंटन टीम का चैंपियन था। वे दोनों एक ही क्लब में अभ्यास के लिए जाया करते थे। खेलते खेलते उनमें न जाने कब जान पहचान हो गई, पता ही नहीं चला। उससे बात करना, उसके साथ घूमना उसे अच्छा लगने लगा था। दोनों साथ साथ पढ़ते, घूमते तथा खाते पीते थे, यहाँ तक कि कभी कभी मूवी भी देख आते थे। पर विवाह का ख्याल कभी उनके मन में नहीं आया था। शायद माता पिता के प्यार से वंचित उसका मन अभिनव के साथ बात करने से हल्का हो जाता था। यार, कब तक प्यार की पिंगे बढ़ाता रहेगा? अब तो विवाह के बंधन में बंध जा। एक दिन बातों बातों में अभिनव के दोस्त सौरभ ने कहा था, क्या एक लड़की और लड़के में सिर्फ मित्रता नहीं हो सकती? यह शादी विवाह की बात बीच में कहाँ से आ गई? अभिनव ने तीखे स्वर में कहा था, मैं मान ही नहीं सकता। नर और मादा में बिना आकर्षण के मित्रता संभव ही नहीं है। भला प्रकृति के नियमों को तुम दोनों कैसे झुटला सकते हो, वह भी इस उम्र में? सौरभ ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। सौरभ तो कहकर चला गया, किंतु नदी की शांत लहरों में पत्थर फेंक गया था। पिछली बात पर ध्यान गया तो लगा कि सौरभ की बातों में दम है। जिस बात को वे दोनों समझ नहीं सके या समझकर भी अनजान बने रहे, उस आकर्षण को उसकी पारखी निगाहों ने भांप लिया था। गंभीरतापूर्वक सोच विचार कर आखिरकार कामिनी ने ही उचित अवसर पर एक दिन अभिनव से कहा, यदि हम अपनी इस मित्रता को रिश्ते में नहीं बदल सकते तो इसे तोड़ देना ही उचित होगा, क्योंकि आज सौरभ ने संदेह किया है, कल दूसरा करेगा तथा परसों तीसरा करेगा। हम किस किस का मुंह बंद कर पाएंगे? आज हम खुद को कितना ही आधुनिक क्यों ना कह लें, किंतु कहीं ना कहीं हम अपनी परंपराओं से बंधे हैं और ये परंपराएं एक सीमा तक ही उन्मुक्त आचरण की इजाज़त देती हैं। अभिनव को भी लगा कि जिसको वह अभी तक मात्र मित्रता समझता रहा, वह वास्तव में प्यार का ही एक रूप है। अतः उसने अपने माता पिता को इस विवाह के लिए तैयार कर लिया। अभिनव के पिताजी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वे खुले विचारों के थे, इसलिए अपने इकलौते पुत्र का विवाह एक उच्च मध्यवर्गीय परिवार में करने को तैयार हो गए। मम्मी जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जाति पाति पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि उन्हें लड़की पसंद आई तभी वे इस विवाह की इजाज़त देंगी। कामिनी के माता पिता अति व्यस्त अवश्य थे, किंतु अपने संस्कारों तथा रीति रिवाजों को नहीं छोड़ पाए थे। इसलिए विजातीय अभिनव से विवाह की बात सुनकर पहले तो काफ़ी क्रोधित हुए थे और विरोध भी किया था, लेकिन बेटी की दृढ़ता तथा निष्ठा देखकर आखिरकार तैयार हो गए थे तथा उस परिवार से मिलने की इच्छा जाहिर की थी। दोनों परिवार की इच्छा एवं सुविधा अनुसार होटल में मुलाकात का समय निर्धारित किया गया था। बातों का सूत्र भी मम्मी जी ने ही संभाल रखा था। अशोक और अभिनव तो मुख दर्शक ही थे। उनका जो भी निर्णय होता उसी पर उन्हें स्वीकृति की मुहर लगानी थी। यह बात जानकर कामिनी अत्यंत तनाव में थी तथा अभिनव भी माँ जी की स्वीकृति का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बातों बातों में माँ ने झिझक कर कहा था, बहन जी, कामिनी को हमने लाड़ प्यार से पाला है, इसकी प्रत्येक इच्छा को पूरा करने का प्रयास किया है। इसके पापा ने तो इसे कभी रसोई में घुसने ही नहीं दिया। रसोई में तो मैं भी कभी नहीं गई, तो यह क्या जाएगी? बातों को बीच में ही काट कर गर्व भरे स्वर के साथ मम्मी जी ने कहा। मम्मी जी के इस वाक्य ने अनिश्चितता के बादल हटा दिए थे तथा अभिनव और कामिनी को उस पल एकाएक ऐसा महसूस हुआ कि मानो सारा आकाश उनकी मुट्ठियों में समा गया हो। उनके स्वप्न साकार होने को मचलने लगे थे तथा शीघ्र ही सहनाई की धुन ने दोनों शरीर को एक कर दिया था। अभिनव के परिवार तथा कामिनी के परिवार के रहन सहन में जमीन आसमान का अंतर था। समानत थी तो सिर्फ इस बात में कि मम्मी जी भी माँ की तरह घर को नौकरों के हाथ में छोड़कर समाज सेवा में व्यस्त रहती थी। अंतर इतना था कि वहाँ एक नौकर था तथा यहाँ 4। माँ नौकरी करती थी
तो ससुराल में सास समाज सेवा से जुड़ी थी। मम्मी जी नारी मुक्ति आंदोलन जैसी अनेक संस्थाओं से जुड़ी हुई थी, जहां गरीब और सताई गई स्त्रियों को न्याय और संरक्षण दिया जाता था। उन्होंने शुरू में उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहा और उनका मन रखने के लिए वह गई भी थी, किंतु उसे यह सब कभी अच्छा ही नहीं लगा था। उसका विश्वास था कि नारी मुक्ति आंदोलन के नाम पर गरीब महिलाओं को गुमराह किया जा रहा है। एक महिला जिस पर अपने घर परिवार का दायित्व रहता है, वह अपने घर परिवार को छोड़कर दूसरों के घर परिवार के बारे में चिंतित रहें, यह कहाँ तक उचित है। कभी कभी तो ऐसी संस्थाएं अपने नाम और शोहरत के लिए भोली भाली युवतियों को भड़काकर स्थिति को भी भयावह बना देती है। उसे आज भी याद है कि उसकी सहेली सुरभि का विवाह शिखर के साथ हुआ था। एक दिन शिखर अपने मित्रों के कहने पर शराब पी कर आया था तथा सुरभि के टोकने पर नशे में उसने सुरभि को चाटा मार दिया। लेकिन दूसरे दिन शिखर ने माफ़ी मांग ली थी तथा फिर से ऐसा न करने का वादा तक कर लिया था। किंतु सुरभि, जो महिला मुक्ति संस्थान की सदस्य थी, ने इस बात को ऐसे पेश किया कि उसकी ससुराल की इज्जत तो गई ही, साथ ही तलाक की स्थिति भी आ गई और आज उसका फल उसके मासूम बच्चे भोग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये संस्थाएं भलाई का कोई काम ही नहीं करती, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि किसी भी प्रतिष्ठान की अच्छाइयाँ छिप जाती हैं, जबकि बुराइयाँ ना चाहते हुए भी उभर कर सामने आ जाती हैं। वास्तव में स्त्री पुरुष का संबंध अटूट विश्वास, प्यार और सहयोग पर आधारित होता है। जीवन एक समझौता है। जब दो अजनबी सामाजिक दायित्वों के निर्वाह हेतु विवाह के बंधन में बनते हैं, तो उन्हें एक दूसरे की अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयों को भी आत्मसात करने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रेम और सद्भाव से उसकी कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि लड़ झगड़ कर अलग हो जाना चाहिए। मम्मी जी के आए दिन न्यूज़पेपर में फ़ोटो छपती। कभी वह किसी समारोह का उद्घाटन कर रही होती, तो कभी विधवा विवाह पर अपने विचार प्रकट कर रही होती, कभी वह अनाथ आश्रम में जाकर अनाथों को कपड़े बांट रही होती, तो कभी किसी गरीब को अपने हाथों से खाना खिलाती देखती। वह अत्यंत व्यस्त रहती थी। वास्तव में वह एक सामाजिक शख्सियत बन चुकी थी। उनका जीवन घर परिवार तक सीमित न रहकर दूर दराज तक फैल गया था। वह खुद बहुत ऊंची उठ चुकी थी, लेकिन घर उपेक्षित रह गया था, जिसका खामियाजा परिवार वालों को भुगतना पड़ता था। घर में कीमती चीज़ें मौजूद थीं, किंतु उनका उपयोग नहीं हो पाता था। मम्मी जी ने समय गुजारने के लिए उसे किसी क्लब की सदस्य लेने के लिए कहा था, किंतु उसने अनिच्छा जाहिर कर दी थी। उसके अनुसार घर की 24 घंटे की नौकरी किसी काम से कम तो नहीं है। जहाँ तक समय गुजारने की बात है, उसके लिए घर में ही बहुत से साधन मौजूद थे। उसे पढ़ने लिखने का शौक़ था। उसके कुछ लेख पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हो चुके थे। वह घर में रहते हुए अपनी इन रुचियों को पूरा करना चाहती थी। यह बात अलग है कि घर के कामों में लगी रहने वाली महिलाओं को शायद वह इज्जत और शोहरत नहीं मिल पाती है जो बाहर काम करने वाली को मिलती है। घरेलू औरतों को हीनता की नज़र से देखा जाता है, लेकिन कामिनी ने स्वेच्छा से घर के कामों को अपने को जोड़ लिया था। घर के लोग, यहाँ तक कि अभिनव ने भी यह कहकर विरोध किया था कि नौकरों के रहते क्या उसका काम करना उचित लगेगा। तब उसने कहा था कि अपने घर का काम अपने हाथ से करने में क्या बुराई है। वह कोई निम्न स्तर का काम तो नहीं कर रही है। वह तो घर के लोगों को अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाना चाहती है, घर की सजावट में अपनी इच्छा अनुसार बदलाव लाना चाहती है, और इसमें भी वह नौकरों की सहायता लेगी, उन्हें गाइड करेगी। उसकी बात सुनकर मम्मी जी ने मुंह बिचका लिया था। लेकिन जो घर नौकरों के द्वारा चलने से बेजान हो गया था, कामिनी के हाथ लगने मात्र से सजीव हो उठा था। इस बात को पापा जी और अभिनव के साथ मम्मी जी ने भी महसूस किया था। अभिनव, जो पहले रात में 10 बजे से पहले घर में कदम नहीं रखता था, वह अब ठीक 6 बजे घर आने लगा। यही हाल उसके पापा जी का भी था। एक बार भावुक होकर पापा ने भी कहा था, बेटा, तुमने इस धर्मशाला बन चुके घर को पुनः घर बना दिया। सचमुच जब तक घर वाली का हाथ घर में नहीं लगता, तब तक घर सुव्यवस्थित नहीं हो पाता है। एक बार पापा जी उसके हाथ के बने कोफ्ते की तारीफ कर रहे थे कि मम्मी जी चिढ़कर बोली,
भाई मुझे तो बाहर के कामों से फुर्सत ही नहीं है। इन बेकार के कामों के लिए समय कहाँ से निकालूं? बाहर के लोगों के लिए समय है, किंतु घर वालों के लिए नहीं। तीखे स्वर में ससुर जी ने उत्तर दिया था, जो सास की जरूरत से अधिक घर से बाहर रहने के कारण अब परेशान हो उठे थे। मैं अपनी पूरी जिंदगी घर में निठल्ले बैठे नहीं गुजार सकती। वैसे ही अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा इस परिवार को भेंट कर ही चुकी हूँ, लेकिन अब और नहीं कर सकती, आक्रोश में सास ने उत्तर दिया था। मम्मी जी, घर में भी दूसरे सैकड़ों जरूरी काम हैं, यदि किया जाए तो। कहना चाह कर भी कामिनी कह नहीं सकी। व्यर्थ ही उनका गुस्सा बढ़ जाता और हासिल कुछ भी ना होता। हो सकता है कि वे अपनी जगह ठीक हो, वरना कौन पढ़ी लिखी औरत फालतू के कामों में अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहेगी। मम्मी जी का निर्णय अपना है, पर वह उस सच्चाई को कैसे भूल सकती है जिसके पीछे उसका भोगा हुआ अतीत छिपा है। तन्हाइयाँ छिपी हैं, रुदन छिपा है, जिसको देखने का, पहचानने का उसके पालकों के पास समय नहीं था। उस समय उसे लगता था कि ऐसे दंपति संतान को जन्म ही क्यों देते हैं जब उनके पास बच्चों के लिए समय ही नहीं है। वह बेचारा उनकी प्यार भरी निगाह के लिए जीवन भर तड़पता ही रह जाता है, लेकिन वह निगाह उसे नसीब नहीं होता। आज इंसान पैसों के पीछे भाग रहा है, लेकिन पैसों से मन की शांति, प्यार तो नहीं खरीदा जा सकता। एक बच्चे को जब माँ की कोख की गर्मी चाहिए, तब उसे बोतल और पालना मिलता है। जब वह माँ का हाथ पकड़कर चलना चाहता है, अपनी तोतली आवाज़ में दुनिया भर के प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहता है, तब उसे आया के हाथों में सौंप दिया जाता है, या महानगरों में खुले में, जहाँ उसका बचपन, उसकी भावनाएं, उमंगें कुचल कर रह जाती हैं। वह एकाकीपन से इतना घबरा उठता है कि अकेले रहने मात्र से ही सिहर उठता है। उसे याद है कि वह 15 वर्ष तक अंगूठा पीती रही थी। अंगूठा चूसना उसे न केवल मानसिक तृप्ति देता था, वरन आसपास किसी के रहने का एहसास भी कराता था। अचानक किसी को सामने पाकर चौंक उठना तथा ठीक से बातें न कर पाना भी उसकी कमजोरी बन गई थी। इस कमजोरी के लिए भी सदा उसे ही दोषी ठहराया जाता रहा था। जब सब बच्चे स्कूल में छुट्टी होने पर खुश होते थे, कामिनी चाहती थी कि कभी छुट्टी हो ही ना, क्योंकि छुट्टी में वह और अकेली पड़ जाती थी। माता पिता के काम पर जाने के बाद घर खाने को दौड़ता था। घर में सुख सुविधा का ढेरों सामान मौजूद रहने के बावजूद उसका बचपन सिसकता ही रह गया था। वह नहीं चाहती थी कि उसकी संतान भी उसी की तरह घुट घुट कर जीते हुए किसी अनहोनी का शिकार हो या मानसिक रोगी बन जाए। बाद में अभिनव से ही पता चला था कि प्रारंभ में तो मम्मी पूरी तरह घरेलू ही थी, किंतु पापा के व्यापार में निरंतर मिलती सफलता के कारण वे अकेली होती गई तथा समय गुजारने के लिए उन्होंने समाज सेवा प्रारंभ की। बढ़ती व्यस्तता के कारण घर को नौकरों पर छोड़ा जाने लगा और अब उन्होंने उस क्षेत्र में ऐसी जगह बना ली है कि जहाँ से लौटना उनके लिए ना तो संभव है और ना शायद उचित। बेटी, नाश्ता कर लें। मम्मी का स्नेहिल स्वर उसे चौंका गया और वह अतीत की यादों से निकलकर वर्तमान में आ गई। न जाने तुमने मम्मी पर क्या जादू कर दिया है कि सब कुछ छोड़कर तुम्हारी तीमारदारी में लगी है। मम्मी जी को आवश्यकता से अधिक उसकी देखभाल करते देख अभिनव ने उसे चिढ़ाते हुए कहा था। क्यों नहीं करूँगी उसकी देखभाल? तू तो सिर्फ मेरा बेटा ही है, किंतु यह तो बहू होने के साथ साथ मेरी बेटी भी है तथा मेरे होने वाले पोते पोती की माँ भी है। मम्मी जी, जो पास में खड़े बेटे की बात सुन रही थी, उन्होंने अपनी चीर परिचित मुस्कान के साथ कहा था। मम्मी जी जहाँ पहले एक दिन घर में रुकने के नाम पर भड़क जाती थी, वही वह सप्ताह भर से अपने सारे कार्यक्रम छोड़कर उसकी देखभाल में लगी हैं। आज कामिनी को खुद पर गलानी हो रही थी। उसके मन में उनके लिए कितने कुलसित विचार थे। वास्तव में उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि स्त्री पहले माँ है, बाद में पत्नी या अन्य रूपों को जीती है। माँ रूपी प्रेम का स्रोत कभी समाप्त नहीं होता। ममता कभी नहीं मरती। मम्मी जी उन स्त्रियों में से नहीं थी जो घर परिवार के लिए अपना पूर्ण जीवन समर्पित कर अपना उद्देश्य समझती हैं। वे उनसे कहीं परे थी, अलग थी। अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने समाज में अपनी एक खास पहचान बनाई थी।
अब उसकी यह धारणा धूमिल होती जा रही थी कि समाज सेवा में लिप्त औरतें घर से बाहर रहने के लिए ही इस क्षेत्र में जाती हैं। कुछ अपवाद अवश्य हो सकते हैं। उसे लग रहा था कि बच्चों की जिम्मेदारी से मुक्त होने के बाद यदि संभव हो सका तो वह भी देश के गरीब और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए अपना योगदान अवश्य देगी। फिलहाल तो उसे अपनी कोख में पलने वाले बच्चे की ओर ध्यान देना है, जो उसकी जरा सी असावधानी से मरते मरते बचा है। सोचते सोचते उसने करवट बदली और उसी के साथ ही उसे महसूस हुआ मानो वह कह रहा हो, मम्मा जरा संभल कर, कहीं मुझे फिर से चोट ना लग जाए। नहीं बेटा, अब तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तेरी देखभाल के लिए। कामिनी ने दोनों हाथों से बढ़े पेट को ऐसे थाम लिया मानो वह गिरते हुए अपने कलेजे के टुकड़े को पकड़ रही हो। उसके चेहरे पर मातृत्व की गरिमा और जन्मे के लिए अनोखा अटूट प्रेम दिखाई दे रहा था। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।